माननीय अखिलेश यादव जी को 22 का सीएम बनाना चाह रहे हैं। पर आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि यहाँ पर जो है मुसलमानों को धक्का दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी में मैंने अभी आपसे कहा कि जितनी इज्जत और जितना प्यार मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता है। 2012 में वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को 18% रिजर्वेशन मिलेगा। इसका मुद्दा भी विपक्षी दल उठाते हैं कि कहाँ है, कैसे गायब हो गए वो मुद्दे। ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू और मुसलमान हो गई। इस चीज को रोकने की जरूरत है। आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो रही है, आप उसको बचाइए। देखिए कि दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है। इसको देखने की जिम्मेदारी सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं है। अखिलेश यादव जब जब सरकार में आए उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी जो एक मुख्यमंत्री की होती है वो निभाई। मेरा हिंदू भाई बात करेगा ब्रिगेडियर उस्मान की और हम बात करेंगे महात्मा गांधी की, हम बात करेंगे भगत सिंह की। ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की, इसी खूबसूरती को बचाने के लिए चलिए। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और अभी यहाँ पर पार्टी की मीटिंग हुई है। बीजेपी से जो विधायक इस्तीफा देकर आए हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं समाजवादी के, उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं लखीमपुर मोहम्मदी मौलाना इसराइल प्रदेश कार्य कमेटी में सदस्य हूँ, मेन बॉडी में। और 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 10 मार्च को सीएम पद की कुर्सी लेने जा रहे हैं और जनता के प्यार से, जनता के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी में हर वर्ग, हर धर्म, हर मजहब से लोग जुड़े हुए हैं और सारे ही लोग माननीय अखिलेश यादव जी को 22 का सीएम बनाना चाह रहे हैं। पर आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि यहाँ पर जो है मुसलमानों को धक्का दिया जा रहा है। ये सब तो लोग कहेंगे, ठीक है, ये सब अफवाह है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चाहे वो कोई भी धर्म गुरु हो, चाहे भी किसी भी मजहब का हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितना प्यार देते हैं शायद इस जमीन पर और इस आसमान के नीचे कोई नेता हो सकता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इतना प्यार देता हो। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी एक वीडियो का हवाला देते हुए आरोप लगाते हैं, जमीरुल्लाह का वो वीडियो था, एक मिनट, अलीगढ़ का, और इसके अलावा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर का भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें अखिलेश यादव जी को जब सम्मानित किया जा रहा था तब एक मुस्लिम भाई को साइड किया जा रहा था। हालांकि वो उद्देश्य या मंशा जो भी रही हो, तो उन वीडियो को लेकर ये आरोप लगते हैं कि मुसलमानों पर उस मंच पर मुसलमानों की जगह नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आओ मेरे कंधों पर बैठकर आप लीडरशिप करो, यहाँ पर क़यादत करो। नहीं, वो ये बोले थे आ जाइए मेरी पार्टी में, आपको सीने से लगा लेंगे, मेरे कंधे पे बैठ जाइए। देखिए ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। समाजवादी पार्टी में मैंने अभी आपसे कहा कि जितनी इज्जत और जितना प्यार मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता है। और ओवैसी साहब तो बीजेपी के मेन आदमी हैं, वो जो चाहे वो बोल दें, वो जो चाहे वो बोले, जो चाहे वो कह दें, जो चाहे वो बोल दें, जो जुबान से निकालने कोई लगाम है ही नहीं जुबान में। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई लगाम नहीं है, कोई लगाम नहीं है, कोई लगाम नहीं है। वो जो चाहे वो बोल दे। का ये सुबह कुछ और बोले, दोपहर में कुछ और बोल दें, शाम को कुछ और बोल दें, आधी रात में कुछ और बोल दें, कोई पता नहीं है, ठीक है। वो तो कह रहे हैं कि हम हिस्सेदारी लेना है, हमें भी हुकूक चाहिए यहाँ। देखिए हिस्सेदारी की बात मैं कर दूं, समाजवादी पार्टी में क्या मुस्लिमों को जो है टिकट नहीं दी जा रही है? वो क्या हमारे मालिक मुखिया हैं क्या? हैदराबाद में वो सीएम बन जाए? कहते हैं हश्र तो आजम खान जैसा हो जाएगा। क्या आजम खान जैसा हाल हो जाए? आजम खान साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कहाँ उनके लिए आवाज उठाई है? क्यों नहीं आवाज उठाई? हमने आवाज उठाई। एक मिनट, सभी समाजवादी साथी आपसे ही बात करेंगे। मैं आवाज की बात बता दूं और मैं आपको गवाही दे दूं और आपको मैं सबूत दिखा दूं। माननीय आजम खान साहब के लिए जब मैं गवर्नर हाउस पे समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता नेतागण जब गवर्नर हाउस पे धरना प्रदर्शन दे रहे थे, माननीय आजम खान साहब को रिहा करो, ठीक है, तो उसी में पुलिस ने, योगी जी के आदेश से पुलिस ने हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की, हम लोगों की गिरफ्तारी, उसी में मेरा हाथ भी टूटा गया था। और कौन सा सबूत आपको दे दूं? आजम खान साहब हमारे वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, हमारे सरपरस्त हैं और बहुत जल्दी रिहा हो जाएंगे। उन पर फजूल इल्जाम लगाए गए हैं, मुर्गा चोरी, बकरी चोरी, ये कोई इल्जाम है? एक वादा था अखिलेश यादव जी का, जब 2012 में वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को 18% रिजर्वेशन मिलेगा। इसका मुद्दा भी विपक्षी दल उठाते हैं कि कहाँ है, कैसे गायब हो गए वो मुद्दे?
विपक्षी जो चाहे वो उठा दें। आपको पता है ना? 2022 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, हर धर्म के लोगों का काम करेंगे, हर समाज के लोगों का काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, पहले आरक्षण की अपनी सीमाएं होती हैं। आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जा सकते हैं। आरक्षण को आप 50% से ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, वो संविधान की बाध्यता है, उसको समझिए, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। वो ओबीसी है, उसमें अब आप माइनॉरिटीज के लिए अगर आरक्षण की बात करते हैं तो वैसे ही समाजवाद का जो नारा है वो बहुत पुराना है। वो सर समाज को बराबरी देने की बात करता है, यही समाजवाद का नारा है। 1000 साल पुराना नारा है वो, कि समाज के हर वर्ग जो नीचे दबा कुचला वर्ग है उसको नीचे से उठाया और बराबरी पे बैठा दिया। मुसलमान भी उसी तबके में आता है और मुसलमान को समाजवादी पार्टी ने हमेशा नीचे से उठाकर और बराबर पे बैठालने का काम किया है और वही आगे भी होता रहेगा। ये जो लोग लड़ाना चाहते हैं, वो चाहे ओवैसी और चाहे बीजेपी, वो एक ही सिक्के के हेड और टेल हैं दोनों, जो एक पक्षीय बात करते हैं। अगर ओवैसी बात करेंगे तो सिर्फ मुसलमानों की, और भारतीय जनता पार्टी बात करेगी तो सिर्फ हिंदुओं की। ये समाजवाद है। यहाँ आप देख लीजिए, आपको लोगों के उस सर के ऊपर लाल टोपी दिखाई देगी, आप ये नहीं जान पाएंगे कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। ये है असली समाजवाद। इसी समाजवाद की परिभाषा पे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव आगे बढ़े थे, और उसी जो नारा है सबको साथ लेकर चलने का, उसी नारे को साथ लेकर अखिलेश यादव टिकट बंटवारे में भी देख लीजिए, क्या मुसलमान कैंडिडेट नहीं होंगे? मुसलमान भी कैंडिडेट होंगे, मगर उनसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम मुसलमान हो या तुम हिंदू हो या तुम सिख हो या तुम ईसाई हो। तुमसे ये जरूर पूछा जाएगा कि 2 इंजन लगाकर किसानों पे क्यों चढ़ा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल होना चाहिए कि गृह मंत्री का बेटा, तुम डबल इंजन की सरकार हर मंच से कहते हैं प्रधानमंत्री कि हमारी डबल इंजन की सरकार थी, वही डबल इंजन लगा के थार गाड़ी में किसानों को चढ़ा के मार दिया। इसीलिए डबल इंजन चाहिए था। अब जो सरकारी डेटा है वो एनसीआरबी का उठा लीजिए। एनसीआरबी सरकारी डेटा देता है कि क्राइम कितना है। महिलाओं पे क्राइम में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे। CMEI का डेटा उठा लीजिए जो बताता है कि गरीब वो कितना है, रोजगार कितना है। 2016 के बाद से अब तक 16 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में बेरोजगार करने का काम किया। मेरा सवाल सुन लीजिए, जैसे आपने कहा कि वो मुस्लिमों की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम शोषित वंचित समाज की बात करते हैं। हाँ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि मुस्लिमों के क्या हालात हैं, दलितों से पत्थर दिखाए जाते हैं। तो अगर वो उस पिछड़े और निचले समाज की अगर वो बात करते तो आपको ये क्यों लग रहा है कि वो एक धर्म या एक विशेष? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति पिछले कुछ सालों से बहुत दूसरी तरफ चली है। पोलराइजेशन की राजनीति है। इसमें अगर आपको ये जो हुजूम दिख रहा है, ये वही हुजूम है जो हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता को साथ में लेके चलने का है। ये गंगा जमनी तहजीब का हिंदुस्तान रहा है। ये हिंदू मुसलमान, ईद में वो मेरे घर आते थे, होली में मैं इनको घर आता था, इसको बिगाड़ना नहीं है। इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर है तो वो मुसलमानों के ऊपर भी है। मुसलमान अपनी उस जिम्मेदारी को समझे और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए उस चीज को जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो एक फिरके की बात करती हैं, उसको हर सिरे से खारिज करने की जिम्मेदारी मुसलमानों के कंधे के ऊपर भी जाती है। और उस चीज का अगर वैसी उत्तर प्रदेश में बात करते हैं आकर, अपने पास के राज्य में वही चीज को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? कांग्रेस से भी यही सवाल है कि आप 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती हैं, आपने पंजाब में क्यों नहीं दिया? पंजाब में अभी सरकार बनी आपकी, वहां क्यों नहीं दिया था 40% आरक्षण? आप जहां पर कमजोर होते हैं। बहुत बड़ी बात कही कि मुस्लिमों को ये मतलब जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि कैसे भाईचारापन पे, ठीक है, जिम्मेदारी अभी हाल ही में पर भी है। वही चीज मैं बोल रहा हूँ। अभी हाल ही में हरिद्वार में धर्म संसद होता है, इसके अलावा भी कई जगहों पे छत्तीसगढ़ में भी धर्म संसद होता है जी। क्या जो मेजोरिटी है यहाँ की, क्योंकि ये मुट्ठी भर लोग हैं जो ऐसी नफरत फैलाने का काम करते हैं जी, मेजोरिटी की जिम्मेदारी नहीं है कि मेजोरिटी जो है उन धर्म से आने वाले पाखंडी लोगों के खिलाफ खड़ी हो, ताकि हमारा जो दूसरा तबका है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे कि हमारे भाई हमारे पक्ष में खड़े। उन्हीं नेताओं की मैं बात करता हूँ। अगर हम हिंदुस्तान में कुछ चुनिंदा नेताओं को उठाएं तो उन नेताओं में मैं ममता बनर्जी को उठाऊंगा, लालू यादव को उठाऊंगा, अखिलेश यादव को उठाऊंगा। ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को, ये डेमोक्रेसी संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये किसी चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है। ये समझ लीजिए, सबसे पहले ये संविधान अपने मौलिक अधिकार को बचाने की लड़ाई है। ये बिल्कुल किसी चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है। अखिलेश यादव ने भी यही बात कही है। अब अगर यादव ने क्यों नहीं बोला धर्म संसद पे? बोलना धर्म संसद के ऊपर पहले से इन चीजों को, जो नफरत फैलाने वाली बातें हैं, उसके ऊपर कौन सा ऐसा नेता होगा जो ये बात नहीं कहेगा कि वो चीज वहां पर जो भी कही गई
उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, ये तो प्रदेश सरकार को, वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो क्या उनको संरक्षित खुले शब्दों में आलोचना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। मैं खुले शब्दों में सर्व समाज के लोग जो हिंदुस्तान की संस्कृति भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं, उनको कड़े से कड़े शब्दों में उस चीज को खंडन करना चाहिए कि इस तरीके की, और ये बहुत चंद लोग हैं, ये बहुत चंद लोग हैं, पब्लिक का मैंडेट जो है वो आपके सामने है। ये जो मुद्दे हैं, जो शिक्षक सवाल था कि ये लोग खड़े क्यों नहीं होते उन चंद लोगों के खिलाफ? भाई लोग खड़े हो रहे हैं, ये खड़े होने का ही संदेश है। ये वहां नहीं खड़े हो रहे तो यहाँ आके खड़े हो रहे हैं, ये क्या मैसेज दे रहे हैं इतने लोग? शांत है। अखिलेश यादव शांत नहीं है। अखिलेश यादव कैसे शांत हो सकते हैं? अगर सबसे ज्यादा दर्द हर चीज के लिए बोलना जरूरी नहीं है, फिर कैसे है? दिल में पूरा जान लिया मोदी जी की तरह, जैसे दिल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उन्होंने मन से माफ नहीं किया। आप उसका संदेश जनादेश जनता भी दे रही है। अखिलेश यादव के भी उससे आप सुनेंगे जो चीज गलत है। अगर हमारी सरकार होती तो आप उस पर, या वो हमारे स्टेट में होता या हमारी सरकार होती, तो आप उस पर त्वरित कार्रवाई देखते। नहीं हो रही है क्योंकि वो ऐसे राज्य हैं जहां पर वो संरक्षित लोग हैं जिनको इतनी आज़ादी दी जाती है कि वो खुले मन से, और इस पे एक बहुत खास बात कहूँगा, आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल हो रही है। बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तान वो देश था जिसको अंतर्राष्ट्रीय वसुदेव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता था। उस चीज को, एक शेर है, सुन लीजिए, एक शेर है, शायर का नाम नहीं मालूम, कि ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू और मुसलमान हो गई। इस चीज को रोकने की जरूरत है। आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो रही है, आप उसको बचाइए। देखिए कि दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है। इसको देखने की जिम्मेदारी सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं है। अखिलेश यादव जब सरकार में आए, उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी जो एक मुख्यमंत्री की होती है वो निभाई। क्या इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है इस चीज की कि वो देखें कि देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है उसके बारे में सुन लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम है, फोर्ब मैगजीन है, वो आपके देश के बारे में क्या छापती है? वो आपके देश के बारे में छापती है कि यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार, किसी भी देश को बड़ा बनाने के लिए सबसे बड़ी मौलिक अधिकार। जब आपके मौलिक अधिकार में डिग्रेशन होगा, नीचे आएंगे, तो आपके देश की समस्या उभर कर सामने आएगी, और एक समस्या नहीं, हजारों समस्या आएगी। उसको बचाने की जिम्मेदारी जो सत्ता में लोग हैं वही है। हम पब्लिक से इसीलिए बार बार ये डिमांड करते हैं कि उस सत्ता को बदलिए और ऐसे लोगों को लेके आइए जो भारतीय संस्कृति को समझें और उस संस्कृति के तहत अपनी जो पुरानी सभ्यता थी, जो वसुदेव कुटुंबकम के नाम से हिंदुस्तान जाना जाता था, उसकी जिम्मेदारी हर वर्ग के लोगों पे है, जो धर्म के हो या किसी जात के हो। धर्म और जात, इनके नाम पर लोगों को बांटना नहीं है, हिंदुस्तान को मिलाना है और हिंदुस्तान को एक करना है और आगे लेके जाना है, जिसमें सबकी भागीदारी है। अगर सबकी भागीदारी ना होती तो ब्रिगेडियर उस्मान कौन थे? ब्रिगेडियर उस्मान वो थे जिन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए, और उन्होंने हजारों उस जंग में टैंकों को उड़ा दिया। ब्रिगेडियर उस्मान की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम क्यों करें? मेरा यही सवाल है। मेरा हिंदू भाई बात करेगा ब्रिगेडियर उस्मान की, और हम बात करेंगे महात्मा गांधी की, हम बात करेंगे भगत सिंह की। ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की, इसी खूबसूरती को बचाने के लिए चलिए।